गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर का काव्य शास्त्र से संबंधित जो चैप्टर हैं साहित्य के लक्षण स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। हमारे भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार हमने यहाँ 2-3 परिभाषाएं दी हैं और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में साहित्य शब्द का प्रयोजन सहित का अर्थ है शब्द और अर्थ के सहभाव से स्थित होना। इस दृष्टि से जिस अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग हिंदी में प्रचलित हो गया है वह संस्कृत काव्य शास्त्र में कभी नहीं रहा। भामा से लेकर पूरी काव्य शास्त्रीय परंपरा में सहित का अर्थ शब्द और अर्थ का सहभाव से स्थित होना ही है। क्या है? भामा से लेकर संपूर्ण काव्य शास्त्रीय परंपरा में सहित शब्द को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि शब्द और अर्थ का सहभाव से स्थित होना। अतएव साहित्य शब्द और अर्थमयी ऐसी रचना है जिसमें शब्द और अर्थ सहभाव से स्थित हो। हमने अभी तक किसकी चर्चा की है? शब्द और अर्थ की, और वह भी किस रूप में? सहभाव से स्थित होने के रूप में। तब इस प्रकार से जब हम सहभाव से स्थित होना शब्द और अर्थ का उसको काव्य कहेंगे, तब कुछ विसंगतियां आ जाएगी और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय आचार्यों ने काव्य की चर्चा की है, उसके लक्षण बताए हैं, स्वरूप आदि को लेकर आख्यान किया है। काव्य का विवेचन करने वाले भारतीय परंपरा में प्रथम आचार्य भामा हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भामा एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के लक्षण और स्वरूप को लेकर के चर्चा की है। आपने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में काव्य को इस प्रकार से परिभाषित किया है: शब्दार्थो सहितो काव्य। यानी हम काव्य किसे कहेंगे कि जो शब्द और अर्थ
स्वभाव से स्थित हो उसको हम काव्य कह सकते हैं। ऐसी रचना को हम काव्य का स्वरूप दे सकते हैं। ये कुछ इन्होंने लक्षण बताने की कोशिश की है। इस सूत्र के अनुसार शब्द और अर्थ के स्वभाव से स्थित होने में काव्य हैं, यानी शब्दार्थों सहित काव्य की परिभाषा यह साबित करती है कि जिस किसी रचना में शब्द और अर्थ के स्वभाव से स्थित होना ही काव्य हैं। भामह ने सही तो शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। क्या नहीं किया है? सही तो शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष हैं। क्या है? अतिव्याप्ति दोष हैं, यानी सही तो शब्द का अर्थ व्यापक हो गया है। दैनिक भाषा व्यवहार में जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, दैनिक व्यवहार करते हैं भाषा का, तब भी शब्द और अर्थ स्वभाव से रहते हैं, पर उस भाषा व्यवहार को काव्य नहीं कहा जाता। भामह की परिभाषा के अनुसार जहाँ जहाँ शब्द और अर्थ स्वभाव से हो वहाँ वहाँ काव्य की व्याप्ति होने लगेगी। भामह की इस परिभाषा के अनुसार जहाँ भी शब्द और अर्थ स्वभाव से स्थित मिलेंगे, हम उस चीज़ को काव्य कह सकते हैं। इस दोष के रहते हुए भी भामहकृत परिभाषा शब्द और अर्थ को आधार बनाने के कारण महत्वपूर्ण है। यानी अतिव्याप्ति दोष होते हुए भी इन्होंने शब्द और अर्थ को आधार बनाया है, इसलिए इनकी यह परिभाषा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। अब भामह के बाद में इसके पश्चात आचार्य मम्मटकृत काव्य लक्षण का विवेचन प्रसंग प्राप्त हुआ है। यानी भामह के बाद में काव्य लक्षणों की चर्चा करने वाले हमारे आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। क्या कहा है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणोऽलंकृति पुनः क्वापि। इस प्रकार से इन्होंने भी शब्द और अर्थ को नहीं छोड़ा है। क्या कहा है? तद्दोषो, यानी दोष रहित व गुण सहित शब्दार्थ काव्य हैं। क्या है? दोष से रहित हो और गुण से युक्त हो, उस रचना को अपन काव्य कहते हैं। कभी कभी यह बिना अलंकार के भी हो सकता है। ठीक है, तीन चीजें हैं। एक तो दोष से रहित हो, गुण से युक्त हो और अलंकार होना जरूरी नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कभी कभी बिना अलंकार के भी कोई रचना है तो वह काव्य हो सकती हैं। इसमें शब्दार्थ के दो विशेषण बताए हैं। क्या बताए हैं? शब्दार्थ के दो विशेषण।
एक तो कहा है अदोष और दूसरा कहा है सगुण, अर्थात शब्दार्थ दोष रहित हो और गुण सहित हो। ठीक है, शब्दार्थ क्या होने चाहिए? दोष रहित और गुण सहित हो। ऐसी रचना को अपन काव्य कहेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को गुण कहा जाता है। लिखा भी है, काव्य शोभाया कर्ता, काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सभी धर्मों को गुण कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारे आचार्य विश्वनाथ आते हैं और उन्होंने भी काव्य लक्षणों को बताते हुए कहा है, परिभाषा दी है कि रसात्मक वाक्यम काव्य। कैसा वाक्य? रसात्मक वाक्यम काव्य, अर्थात रसात्मक का अर्थ है जिसमें आस्वादन बुद्धि उत्पन्न हो। कैसी बुद्धि? आस्वादन बुद्धि उत्पन्न हो। दूसरा, चमत्कार की प्रतीति हो। तीसरी बात कही है, नूतनता की प्रतीति हो। ये तीन चीजें जिस रचना में हो उसको अपन काव्य कह सकते हैं। कौन सा? एक तो उसमें आस्वादन बुद्धि उत्पन्न हो, चमत्कार की प्रतीति हो और नूतनता की प्रतीति हो। इस परिभाषा में भी वाक्य जो सार्थक शब्दों का समुच्चय है। वाक्य कैसा बताया है इन्होंने? सार्थक शब्दों का समुच्चय है, का कथन है। यानी सार्थक शब्दों को न तो भामह ने छोड़ा है, न ही मम्मट ने छोड़ा है और न ही विश्वनाथ ने छोड़ा है। अतः रस का समावेश करते हुए भी यह परिभाषा शब्द और उसके समुच्चय पर आधारित है। यानी अपन देखें तो पहले भामह ने शब्द और अर्थ को साथ में रखा, यहां शब्द और अर्थ को साथ में रखते हुए अलंकारों को शामिल किया। अब विश्वनाथ ने यहां पर रस को भी शामिल कर दिया है। इसके बाद में हमारे एक अन्य आचार्य हुए जिनका नाम है पंडितराज जगन्नाथ। उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में परिभाषा दी है और कहा है, रमण्यार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। क्या कहा है? रमण्यार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अब देखिए क्या कहा है कि रमण्यार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। इस परिभाषा में भी शब्द महत्वपूर्ण है, शब्द को किसी ने नहीं छोड़ा। यानी भामह, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ शब्द को लेकर ही चले हैं। यह शब्द कैसा है? रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होना चाहिए। शब्द कैसा हो? रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होना चाहिए, जो श्रोता के मन को आकृष्ट कर ले, श्रोता का मन उस अर्थ में
लीन हो जाए, तदाकार परिणति हो जाए, तो ऐसी रचना को हम काव्य कहते हैं। देखिए, हमने काव्य के लक्षण, स्वरूप इन 3 काव्य या 4 काव्य शास्त्रों के अनुसार स्थापित करने की कोशिश की है। काव्य शास्त्र में इन आचार्यों का बड़ा महत्व रहा है। जो भी हो, भारतीय आचार्यों में किसी ने भी शब्द का आधार कभी नहीं छोड़ा, यानी शब्द को आधार बना करके ही आगे चले हैं। इसलिए ये सभी परिभाषाएं कैसी हैं? वस्तुनिष्ठ हैं। इनका सत्यापन किया जा सकता है तथा यह आचार्यों के गहन चिंतन से उद्बुद्ध हैं। आचार्यों का गहन चिंतन है। यह चिंतन काव्य की परिभाषा के संदर्भ में स्पष्ट है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने इनको लेकर के काव्य शास्त्र के लक्षण और स्वरूप की चर्चा की है। परीक्षा में इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो सीधा सा ही प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, कल जो है हम काव्य गुण के बारे में, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ेंगे। आपको यह हमारा गायत्री कॉलेज सांचौर का YouTube चैनल कैसा लगा? इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कल हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। धन्यवाद।